बिल्कुल साधारण आदमी हैं। ऐसी कोई क्षमता मुझ में नहीं है जो कि लोग बता रहे हैं। साधारण परिवार के लड़के प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भगवान की दया से, उनकी कृपा है कि कुछ शक्ति, बुद्धि, क्षमता मिल गई है, माता पिता का आशीर्वाद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में किसकी हिम्मत पड़ेगी। इसलिए कर रहे हैं। 10 साल बहुत नेताओं के साथ, दलों के साथ काम करने का अवसर मिला। जिनको आप टीवी पर देखते हैं, भाषणों में सुनते हैं, उन लोगों के साथ रहने का अवसर भी मिला। बहुत कुछ उनसे सीखा है। जो आदमी भी शिखर पर है, मेरे पिताजी बताते थे, और जिसका मेरा जीवन पर बड़ा असर है, कि जिस किसी से भी आप मिलते हैं तो समाज में ज़्यादातर व्यक्ति ये देखते हैं कि उसमें क्या कमी है। आप कोशिश ये कीजिए कि देखिए कि उस आदमी में अच्छी बात क्या है। तो मैंने इस चीज़ को बहुत सिरे से आत्मसात किया हुआ है। तो जिन लोगों के साथ भी मैंने काम किया है, वो अच्छे थे, बुरे थे, मेरे लिए तो कुछ ना कुछ जरूर उन्होंने सिखाया। मेरे से श्रेष्ठ ही रहे होंगे, तभी उनके साथ काम किया। लेकिन 10 साल काम करके जो अनुभव किया, देखा कि नेताओं के और दलों के जीतने से समाज बदल जाए ये जरूरी नहीं। सत्ता का परिवर्तन हो जाए, उससे व्यवस्था बदल जाए ये जरूरी नहीं। 10-11 साल तक जिस विधा से मेरा कोई लेना देना नहीं, राजनीति के आर की भी जानकारी, रॉ की भी जानकारी हम लोगों को नहीं है। जब पढ़ाई लिखाई करके बड़े हो रहे थे, कहीं गलती से अगर आप राजनीति की बात कर लीजिए तो पिताजी या घर वाले कहेंगे कि भैया पढ़ने लिखने का मन नहीं है क्या, ये सब क्या कर रहे हो, कहाँ ये सब राजनीति में पढ़ रहे हो। तो बाई ट्रेनिंग पब्लिक हेल्थ के आदमी हैं। हेल्थ और कुपोषण की समस्या पर जीवन भर काम किया है। 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में थे, पहले भारत में थे, फिर अमेरिका में रहे, फिर अफ्रीका में 5 साल काम किया। लेकिन ये जो काम जिस वजह से आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, 2011 से नियति ने शुरू करा दिया। मोदी जी के साथ जब मिले तो आए थे कुपोषण पर काम करने। 2011 में देश में कुपोषण की जो समस्या है उस पर एक लेख लिखा था मैंने। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, मनमोहन सिंह जी ने उस समय एक पुस्तिका का विमोचन किया था। विमोचन के दौरान उन्होंने बताया कि देश में जो कुपोषण की समस्या है, माल न्यूट्रिशन की समस्या है, वो देश के लिए लज्जाजनक बात है। और उस पुस्तक में देश के 200 जो सबसे गरीब जिले हैं उसमें कुपोषण की समस्या का जिक्र है। तो मैं उस समय यूनाइटेड नेशंस में अफ्रीका में था। मैंने उसको पढ़ के एक उसका काउंटर लेख लिखा कि देश में कुपोषण की समस्या लज्जा की बात है, लेकिन इसलिए नहीं कि 200 जिलों में इसकी हालत खराब है, बल्कि इसलिए कि कुपोषण एकमात्र ऐसा डेवलपमेंटल इंडिकेटर है जिसमें जो देश के तरक्की किए हुए डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी इसकी हालत बहुत खराब है। और उसके केस स्टडी, उस बात को प्रमाणित करने के नजरिए से 4 राज्यों का जिक्र किया गया। 4 राज्यों का केस स्टडी है उसमें, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक। और जो उस एनालिसिस है, मतलब रिलेटिव टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं आपको टेक्निकल बातों से बहुत बोर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मोटे तौर पे ये बताया गया है कि आर्थिक विकास के बनिस्पत, उसके मुकाबले माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की जो समस्या उन 4 राज्यों में है वो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के मुकाबले भी खराब है, और उसमें भी गुजरात सबसे निचले स्थान पर। तो मेरा राजनीति से नियति ने मुझे इस रास्ते से इसमें डाला। मोदी जी से तब मुलाकात हुई, उनके ऑफिस से किसी ने संपर्क किया कि भाई क्यों, अब जिस भावना से भी किया हो, शायद इसीलिए किया हो कि भाई कौन गुजरात की शिकायत कर रहा है, लेकिन उनसे मुलाकात उसी संदर्भ में हुई। उनका धन्यवाद है कि उन्होंने मौका दिया। तब हमारे मन में था कि भाई हम अपनी संयुक्त राष्ट्र संघ की करोड़ों की नौकरी छोड़कर क्यों आएंगे आपके साथ काम करने। लेकिन धीरे धीरे
1 साल की बातचीत के दौरान ऐसा हुआ, उन्होंने भी कुछ बड़ा हृदय किया। मैंने भी सोचा कि अफ्रीका में काम करते रहेंगे, उससे अच्छा है देश में ही चल के करेंगे। वहाँ से यहाँ आ गए। कई लोगों को लगता है कि आप किसी के राजनीतिक रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं। ये चीज़ें एक दिन में होती नहीं है। आपका अपना भी जीवन का अनुभव होगा, एक एक ईंट करके जोड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप आए मोदी जी के यहाँ और कल से उनको सलाह देने लगे कि चुनाव कैसे लड़ना है। 5 महीना तो काम को पोषण पर कर रहे थे। किसी दिन मोदी जी को जाना था चेन्नई भाषण करने, तो बताया उनके भाषण लिखने वाले 4-5 लोग पहले होते थे, सब नेताओं के होते हैं। किसी ने बताया भाई आप भी बाहर से रहे, कुछ आप भी लिखिए। आपने भाषण लिखा, उनको अच्छा लगा होगा, कुछ बातें जरूर अच्छी लगी होंगी, तो कहा भाई अब आज से जो भाषण लिखने वाली टीम है इसमें आप भी रहिए। मोदी जी का फेसबुक पहले से था 2008 से, तो कोई उसका उपयोग नहीं करता था। आजकल जिस मीडिया मोदी जी का नाम लेते लेते थकती नहीं है, 2010-11 में कोई मोदी जी को दिखाना नहीं चाहता था। स्वाभाविक है, जो सत्ता में रहता है वो उसी को मीडिया दिखाती है। तो उनके मन में ऐसा था कि भाई हमारे खिलाफ बहुत दुष्प्रचार है, कोई ऐसा साधन होता जिससे मैं जनता से सीधे संवाद कर सकूं। आप तो रहे अमेरिका में, तो बताइए इसमें कुछ किया जा सके। हम लोगों ने फेसबुक बनाया हुआ है। ओबामा उस समय 2008 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत कर आए और पहली बार फेसबुक का प्रयोग ओबामा ने बहुत बड़े स्तर पर किया। तो हम लोगों ने वहां से शुरू किया, अच्छा चलिए इस फेसबुक को शुरू करते हैं। अब आपको बताएंगे कि अगर 500 लाइक किसी पोस्ट पर आ जाता तो पता चला कि 2 घंटा बैठ के सारी टीम के लोग, मोदी जी इंक्लूडेड, देख रहे हैं कि भाई इसमें क्या लिखा है कि 500 आदमी सीधे जुड़ गया। तो धीरे धीरे वो काम भी करने लगे। गुजरात का चुनाव था विधानसभा का, जो मेरे जीवन का पहला चुनाव था। तो हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया कि भाई जो मोदी जी को वोट करना चाहता है तो मिस्ड कॉल दीजिए, मोदी फॉर सीएम। 45 लाख लोगों ने लग रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसका भी पैसा नहीं लग रहा है, और घर बैठे बैठे जानकारी हो रही कि 45 लाख कौन आदमी है जो फोन करके बता रहा है। मैं आपको ये अनुभव इसलिए बता रहा हूँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि आप कहीं गए और कोई आपको सलाह और आप उसको सलाह देने लगिएगा। ऐसा जीवन में कहीं किसी के साथ होता नहीं है। खैर वो कहानी चली, 10 बरस तक चली। 10 बरस में कई चुनाव में जुड़े रहे हैं। यूपी का एक 17 का चुनाव छोड़ दीजिए तो भगवान की कृपा है कि कोई हारे भी नहीं। लेकिन 2021 में बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए 2 मई को। उस दिन मैंने ये सार्वजनिक घोषणा करी है कि अब जीवन में ये काम नहीं करेंगे, न किसी दल के साथ न किसी नेता के साथ। तो लोग पूछ रहा है, मेरा घर वाला अभी भी पूछ रहा है कि पगला गए हो, काहे सब छोड़ दिए, वही बढ़िया था, कि कहाँ गाँव घूम रहे हो बिहार में। आपके भी मन में, बहुतों के मन में ऐसा आ रहा है भाई कुछ तो जरूर इस आदमी के दिमाग में होगा, काहे छोड़ा है ये काम। लोगों को लगता है भाई इतना बड़ा काम है, 4000 लड़के देश भर में हमारे साथ काम करते थे, अभी भी कर ही रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के साथ आप घूमते हैं, चार्टर्ड प्लेन पर चलते हैं। जो भी आप सामाजिक नजरिए से सफलता का पैमाना है, लगता है कि भाई आप बहुत बड़े आदमी। 100-200 रुपए और 1-2 लाख 1-2 करोड़ की बात नहीं है। चुनाव में सलाह लेने के लिए लोग सैकड़ों करोड़ रुपया देते हैं। जो पैसा लेना है लीजिए, चुनाव जितवाइए। तो उस सब काम को क्यों छोड़ दिए? 10 बरस किया, देखा, अनुभव किया कि भाई अगर भगवान ने आपको शक्ति दी है तो कुछ ऐसा करें जिससे लोगों की जिंदगी बदले। नेताओं के जिंदगी को बदलने से तो बात बनेगी नहीं। ये काम 10 साल कर लिया। और कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि जब बंगाल का चुनाव जीते तो बड़ा देश में हंगामा हुआ था, तो सोचे कि जब शिखर पर है तो इस काम को छोड़ देते हैं। लोग धकिया कर हटाए, उससे अच्छा है कि भैया कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि इनको काम मिलना बंद हो गया तो चले आए। लेकिन गंभीर बात यही है कि इसलिए छोड़ दिया कि कई सालों से मन में द्वंद्व चल रहा था कि आप आते हैं, किसी का चुनाव जिताते हैं, और वो आदमी जब चुनाव जीत जाता है तो दुविधा ये एक रहती है। कई लोगों के, आपके भी मन में प्रश्न रहता है, और हमारे साथ जो लड़के काम करते हैं वो भी पूछते हैं कि उसी राज्य में रहकर आप उस काम को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। और इस पर मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्ष में सैकड़ों बार चर्चा हुई है। अब दुविधा उसमें यह है कि चुनाव जिताने के बाद अगर आप वहां रहिएगा
उस राज्य में। मान लीजिए कि हम बंगाल जीत गए, वहां रह जाएंगे, तो कुछ हमारा जो प्रभाव है उसकी वजह से कार्यक्रम जो हमने वादे कराए हैं नेता से वो तो कराने में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप संविधान के ओथ के अंदर नहीं हैं तो आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बन जाइएगा वहां, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जब पावर बनिएगा तो आप वहां पर ग्लोरीफाइड, थोड़े दिन में ग्लोरीफाइड नेटवर्कर या दलाल बन जाइएगा। जो अफसर आएगा वो कहेगा मेरा पोस्टिंग करा दीजिए, जो नेता आएगा कहेगा भैया हमको मंत्री बनवा दीजिए, जो ठेकेदार आएगा वो कॉन्ट्रैक्टर है सोचता है हमको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दीजिए। इसीलिए 10 साल में मैंने वो एक रूल रखा है कि जिस चुनाव को जीत गए वहां रुकते नहीं है, फिर जीते और निकल गए। आप में से कई लोगों की नजर में वो गलत काम है, अरे भाई आप जीते और फिर भाग गए छोड़ के। लेकिन वो दुविधा रही है, मानसिक द्वंद रहा है कि अगर आप रुकते हैं तो भी आपका कुछ होने वाला नहीं, तब भी आप दलाल बन जाइएगा, पैसा कमाइएगा वहां रख के, और दूसरे जगह जाते हैं तो जनता को ऐसा लगता है कि आप हम लोग को ठग कर चले गए। पंजाब का आपको एक वाकया सुनाता हूं। पंजाब में अमरिंदर सिंह को 2017 में हम लोगों ने मदद की, वो चुनाव जीत कर आए। तो अमरिंदर सिंह को जो कुछ लोग जानते हैं, उनका काम करने का शैली ऐसा है, राजा रहे हैं, जनता से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, अब तो बहुत बूढ़े हो गए, अब तो हार गए। तो वहां पर संविदा पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी 2018-19 में मुख्यमंत्री से मिलकर कुछ ज्ञापन देना चाहते थे, तो मुख्यमंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया या नहीं मिले, तो सब लोग धरने पर बैठा तो उसके सामने बोर्ड लगाया कि जो आदमी कैप्टन से हम लोग की मीटिंग करा देगा उसको हम लोग 1 लाख रुपया इनाम देंगे। गिमिक्री है लेकिन लिख के बैठे धरने पर, काहे ले कैप्टन साहब सुनने जाए, कोई मिलने वाला है नहीं। उस समय आम आदमी पार्टी के एक एमएलए हैं अमन अरोड़ा, अभी मंत्री हो गए, तो विपक्ष का लीडर उस समय थे। तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस में उसने बोर्ड लगाया कि अमरिंदर सिंह से मिलाने वाले को 1 लाख रुपया और प्रशांत किशोर को पंजाब पकड़ के लाने वाले को 5 लाख रुपया। ये सबसे बड़ा फ्रॉड प्रशांत किशोर है, क्योंकि चुनाव से पहले इसी ने नारा दिया घर घर कैप्टन, हर हर कैप्टन, और ये चुनाव के बाद कहीं नहीं कैप्टन, तो इसी को पकड़ो। तो आज भी मान लीजिए कि आप में से कुछ लोग होंगे जिनको बंगाल के रिजल्ट से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स से आपका इत्तेफाक नहीं है, तो लोग हमारे ट्विटर पे कई तरह की गाली गलौज, हर तरह की भावना अपना उस पर लिखते हैं। इसीलिए सब छोड़ दिया कि यार अब बेकार है, इसमें कोई रास्ता है नहीं, उनके साथ रहेंगे तो भी मरेंगे और साथ छोड़ते हैं तो भी मर रहे हैं। अब यहाँ आए हैं तो सबसे सामान्य तरीका आपको ये लगता है कि भाई आप आगे बिहार में दल बना लीजिए, चुनाव लड़ने उड़ने की बात आपको आती है तो कुछ ना कुछ तो लोग मिल ही जाएंगे, दल बना लीजिए, चुनाव लड़िए। लेकिन मेरा जो अपना 10 साल का अनुभव रहा है, पार्टियों को देखा है, जो अभी परिस्थिति है वो ऐसे है, जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, दे आर ऑल लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब टांगे को घोड़े के आगे लगाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि पार्टी आपने बना ली, उसके बाद आप खोज रहे हैं कि समाज में कौन अच्छा आदमी है, कौन ठीक है, कौन मजबूत है, कोई पैसे वाला है जिसको टिकट दे, किसको जिला का अध्यक्ष बनाए, किसको छात्र विंग में एडजस्ट करें, किसको अति पिछड़ा का प्रकोष्ठ में डालें, किसको दलित प्रकोष्ठ में डालें। हम उसको उल्टा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर दल बनाने की जरूरत है तो पहले ही तो समाज को भी समझ होनी चाहिए ना कि भाई दल बनाने की जरूरत, जिस चीज की जरूरत ही नहीं है तो हम आकर क्यों दल थोपे ऊपर से, पहले से 50 दल है। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि नहीं भैया दल बनना चाहिए, तो ऐसे लोगों को पहले चिन्हित करना है कि भाई कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि दल बनाया जाए। फिर उन लोगों के साथ बैठकर यह भी तय करना होगा कि भाई दल किस आधार पर बनाया जाए, उसका सिद्धांत क्या हो, उसका संविधान क्या हो, उसकी प्राथमिकताएं क्या हो, दल को बनाया कैसे जाए, उसको चलाया कैसे जाए। तो इसीलिए दल नहीं बनाए, पदयात्रा कर रहे, लोगों से जानने सीखने समझने का कुछ प्रयास है। अब आप में से कई लोग ऐसा सोच सकते हैं, मैं भी अक्सर सोचता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप पदयात्रा कर रहे हैं तो आपको ऐसी कोई जानकारी हो जाएगी जो आपने जीवन में कभी सुना ना हो। आप में से जो खड़ा होगा वो बता सकता है कि यहाँ अफसरशाही बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, अस्पताल नहीं है, सड़क टूटी हुई है, लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। तो प्रशांत किशोर पैदल चल भी रहे तो क्या नया निकाल लेंगे, ठीक बात। लेकिन आप सैकड़ों
चीजें जो आपको मालूम है, पैदल चलने के दो फायदे। एक तो चीजों को आप वैलिडेट कर पाते हैं अपनी आंख से देखकर कि नहीं सही में ये बात है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है। और दूसरा, 100 बात में 1-2 बात आपको जरूर ऐसी मिल जाएगी जो आपने पहले नहीं सुना हो, नहीं सीखा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ बैठे हुए सब लोग, हम लोग को पता है कि भाई बिहार से तो पलायन की समस्या बहुत बड़ी है। हर गांव देहात शहर से लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। हमें भी पता था, किताब आंकड़े रिपोर्ट बहुत है, पढ़ के पता चल जाएगा, उसके लिए गांव जाने की क्या जरूरत है। लेकिन जब हम लोग गांव में जा रहे हैं, गए, तो उसकी विकरालता का अनुभव हुआ। पूरे के पूरे गांव छठ से पहले पूरे के पूरे गांव में अगर आप पैदल चलेंगे तो 2-4-5 यंग लड़के ही दिखते हैं। पूछने पता चलता है कि सब चला गया बाहर। तो गांव में बूढ़े वृद्ध लोग बच गए, महिलाएं बच गई और छोटे छोटे बच्चे बच गए। और फिर जब आप उनके साथ बैठते हैं तो आपको एहसास होता है कि कितनी कठिन लाइफ है। अगर हम 1 साल के लिए आए हैं यहाँ, या 1.5 साल लगेगा चलने में, तो लोग हमको इतना बड़ा बता रहे हैं कि भाई घर परिवार छोड़कर आए हैं। बोलते हैं तो इतना लोग ताली बजाता है कि अच्छा घर परिवार सब छोड़कर पैदल चल रहे हैं। आप समझिए बिहार का 25-30-40% जो यंग लड़का है अपने पूरे जीवन में कभी परिवार के साथ रहता ही नहीं है। जवान हो गया, पीठ पर बोरा बांध के झोला लेकर चला गया काम करने। और जब तक अब जवान रहेगा तब तक उसको 10,000, 15,000, 20,000 के रोजगार के लिए कहीं बाहर ही काम करना है। जब वो बूढ़ा होता है, जब 55 का हो गया, 50 का हो गया, 60 हो गया, शरीर थक गया, तो वापस आएगा। वो वापस आएगा तो उसके घर में जो जवान हो गया होगा वो हो जाएगा। इतनी बड़ी ये सामाजिक समस्या है, आपने कभी देखा ही नहीं आपके बच्चों को बड़ा होते हुए। हमारे आपके लिए अगर 2 दिन बच्चा को नहीं देख रहे हैं तो हमको इतनी परेशानी हो रही है। पत्नी रोज गाली दे रही कि कौन सा ही काम ले लिए हो, गांव गांव घूम रहे हो। आप समझिए बिहार का इतनी बड़ी जनसंख्या, उसको परिवार के साथ रहने का अवसर ही नहीं है। और वो मोहित भाई बता रहे थे कि गरीबी को हम लोगों ने इतना इसको नॉर्मल चीज मान लिया है कि भाई ठीक है, जवान है तो रोजी रोजगार करने बाहर जाएगा। ये बात सत्य नहीं है हर जगह। हम लोग यहाँ बेतिया में आप लोग बैठे हैं, सारे प्रबुद्ध लोग हैं, आपने 10, 20, 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी होगी, आपके साथ लोग काम करते होंगे। यहाँ बेतिया में कोई गुजरात का, कोई महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का आदमी आकर यहाँ नौकरी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। बैंक में 1-2 कोई आ गया तो अलग बात है। कोई मजदूर यहाँ पर आपको बेतिया शहर में महाराष्ट्र का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, जो गरीब राज्य है वहां के भी लोग यहाँ नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? वहां पर भी तो गरीबी है, वहां पर भी भ्रष्टाचार है, वहां पर भी यही देश की व्यवस्था लागू है। लेकिन ये आपको गरीबी की विकरालता का अनुभव देता है, अनुभव कराता है। लोग इतने डेस्परेट हैं। मैं 40 दिन हो गए, उसमें करीब 30 दिन 32 दिन में पैदल चला होऊंगा, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन हम लोग रुकते हैं संकलन के लिए। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता है जिसमें लोग आकर ये नहीं बताते हैं कि भैया हमारा लड़का वहां गया है कश्मीर, उसको गोली लग गई। कोई बता रहा है भैया हमारा हस्बैंड केरल में है, उसकी डेथ हो गई, उसका डेड बॉडी नहीं आ रहा है। इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। मैं आपको ये इतनी लंबी बात इसलिए बता रहा हूं कि आप सब, हम लोग सब जो प्रबुद्ध सो कॉल्ड अपने को कहते हैं, हम लोग को लगता है कि हमें सब पता है। हमें यह पता है कि यहां पलायन की समस्या है, लेकिन उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स की जानकारी, उसका अनुभव वो बिल्कुल अलग है। उसका सामाजिक असर, उसका परिवार पे असर, लोगों के साथ कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग जो बाहर चले गए, उसका माँ बाप यहाँ बीमार पड़ गया तो भी नहीं वापस आ सकता है। वो खुद वहां उसको कुछ हो जाए तो यहाँ के लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं। और वहां जाकर कोई लाखों रुपए लोग नहीं कमा रहे हैं। हम यहाँ दूसरे या तीसरे दिन ही मैनाटाड़ में थे, एक वृद्ध सज्जन आए, सुबह सुबह का एकदम उनको 2 आदमी पकड़ के ले आया, उम्र 60 की ही रही होगी। आके बता रहे हैं कि भैया हमारे लड़का को कश्मीर में गोली लग गया है, कुछ मदद कीजिए। अब बताइए 21 साल का जवान लड़का, उसको गोली लग गया। हमने पूछा क्या कश्मीर क्या करने गया था? तो 12,000 रुपया वहां मजदूरी मिलता है, उसी के लिए गया था। अब बताइए कश्मीर कहाँ है, बिहार कहाँ है, बीच में कितने राज्य हैं?
लेकिन अगर मजदूर चाहिए तो बिहार जाइए, वहां 12,000 रुपए में लोग जाकर कश्मीर के गोली और आतंक के साये में रहकर भी लोग करने को तैयार है, और 2-4 लाख के लिए नहीं, 10,000 12,000 रुपए के लिए। ये दुर्दशा। और हमने नीतीश कुमार के साथ काम किया है तो उसके लिए भी आप हमको दोषी ठहरा सकते हैं कि भाई आप काहे थे उनके साथ 2 साल। बिल्कुल थे साथ में, लेकिन आप किसी के साथ होते हैं तो आपकी अपेक्षा होती है कि आप कुछ सुधार होगा, और अगर सुधार नहीं हुआ तो आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो उसी में अब चिपके रहिए या फिर कहिए कि नहीं कुछ नया प्रयास करके देखते हैं। हमको लगता है कि मेरी उम्र हो गई है बहुत 44, अगर अब प्रयास नहीं करेंगे तो आगे हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप में से जितने लोग ये सोचते हैं कि भाई आप पहले थे, आप काहे नहीं पहले किए, कुछ लोग ये भी करेंगे अब काहे आपको ज्ञान हुआ है, पहले काहे नहीं आए आप 10 साल पहले। अरे भाई 10 साल पहले अगर हम आते आपके पास, आप बेतिया के शहर में बैठ के यहाँ चौक पर चाट खा रहे होते तो आप हमको पहचानते। हम तो किसी मुख्यमंत्री के लड़के नहीं हैं, हम किसी प्रधानमंत्री के लड़के नहीं हैं, हमने जो कुछ भी किया है वही मेरी पहचान है, तभी तो आप हमारी बात सुन रहे हैं या सुन सकते हैं। तो कई लोगों को ये जो 2 प्रश्न है कि भैया आप 10 साल पहले ये सब काहे कर रहे थे, उसी समय आ जाते बिहार अब तक सुधर जाता। तो उसका जवाब यह है कि अगर 10 साल पहले आ जाते तो कोई सुनता ही नहीं। पहले अगर आप साधारण परिवार से आते हैं तो आपको तो अपनी पहचान बनानी है, तभी तो कोई सुनेगा। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, तो हम यहाँ आकर भाषण देंगे तो कौन सुनेगा हमारा बात? कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब भगवान ने शक्ति बुद्धि दे दी तब आए। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि आप बिहार में आके आपने प्रयास किया, पहले आपने महागठबंधन बनवाया, ये किया वो किया, उसमें आप कई लोग आके ये कहते हैं कि आप ही का ये सब दुर्दिन किया हुआ है। तो जैसे अमरिंदर सिंह वाला बता रहे थे, वैसे बहुत लोग सवाल पूछता है, पूछना भी चाहिए कि आप ही ने गाना गाए थे, बनवाए थे नारा, बिहार में बहार हो नीतीश कुमार हो। मेरा जवाब उस पर बिल्कुल आपको पूछना चाहिए, मेरा जवाब भी आपको सुनना चाहिए। 2014 के नीतीश कुमार में और 2022 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। मैं पहली बार नीतीश कुमार से मिला 2014 नवंबर में, और मेरा कभी नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं रहा। बिहार में जब वो चुनाव हार गए और मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, तो किसी ने उनको बताया होगा, चूंकि वो भाजपा के साथ ही थे पहले, ये जो मोदी जी का पूरा कैंपेन हुआ है ये बिहार का एक लड़का है वही करता है। तो नीतीश जी के MP होते थे उस समय पवन वर्मा जी, जो अभी भी हमारे बड़े करीबी मित्र हैं, दिल्ली में रहते थे। उन्होंने फोन करके कहा कि नीतीश जी की इच्छा है आपसे मिलने की। तो आए दिल्ली, मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मेरे मन में नीतीश जी के लिए बड़ा सम्मान था उस समय। मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि हम लोग बाहर रहते थे, देखा था लालू जी का राज। उसके बाद नीतीश कुमार का जो पहला टर्म था 2005 से 2009 तक, उसमें बिहार में स्थितियों को हम लोगों ने सुधरते हुए देखा। तो जब वो मेरे से मिले, लंबी चौड़ी बात हुई, तो उस समय उन्होंने जो बताया कि भाई आप तो मोदी जी के साथ हैं, अभी तब मैं मोदी जी से अलग नहीं हुआ था, तो आप हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या आप लोग नया कर रहे हैं चुनाव प्रबंधन, और ये क्या नई विधा है जिसकी वजह से हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग हार गए। हमने उनको बताया, और हम तो अभी मुख्यमंत्री भी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री उस समय जीतन राम मांझी जी थे। तो आप हमारी कुछ मदद कीजिए। तो हमने उस समय उनको कहा था कि साहब अगर चुनाव प्रबंधन की वजह से आप हार गए हैं या पद छोड़ दिया है आपने, तो उसके लिए मैं सारी ताकत लगाऊंगा, बिहार के लिए आइए, प्रयास कीजिए फिर से। शर्त ये रखी, जो उस समय कंट्रोवर्शियल शर्त था, कि आप मांझी जी को हटाकर फिर से वापस बन जाइए। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि मांझी जी को हटाकर 2 महीने के बाद मैं जब आया तो खुद बने। उस समय राजनीतिक सोच लोगों की ये थी कि भाई कोई दलित मुख्यमंत्री, उसको आप हटाइएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मेरा तर्क ये था कि लोकतंत्र में जनता आपको चुनती है मुख्यमंत्री जिस रोल के लिए, आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप वो किसी दूसरे को दे दीजिए। चुनी जनता ने लालू जी को, आपने दे दिया राबड़ी जी को। जनता ने चुना नीतीश जी को, आप दे दीजिएगा मांझी जी को, कल दे दीजिएगा अपने ड्राइवर को। तो जनता, ये राजतंत्र थोड़े ना है कि आप जिसको चाहिएगा नॉमिनेट कर दीजिएगा। तो मैंने नीतीश जी को इस बात के लिए कन्विंस किया कि आप बिहार की जनता के साथ गलत कर रहे हैं, आप वापस आइए। आपको जो जनता ने, आपको थोड़े ना हराया है, जनता ने तो लोकसभा में हराया है ना। आप क्यों पद छोड़ के आपने मांझी जी को दे दिया? हमारा मांझी जी से कोई
दिक्कत नहीं है, मांझी जी रहे कोई बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जिसको जनता चुनती है या जो रोल देती है, अब हमको चुनेगी और हम दे देंगे अपने वाइफ को दे देंगे, उसको दे अपने ड्राइवर को, ये तो ठीक बात नहीं है। वो बात 2 महीने के खींचतान के बाद उनके समझ में आई और जनवरी में वापस मुख्यमंत्री बने 2015 में, आपको याद होगा। तब मांझी जी छोड़ने के लिए नहीं तैयार थे, जब इन्होंने मन बनाया तो मांझी जी नहीं छोड़ने को तैयार थे। खैर खींचतान के बाद आ गए वापस। जब 2015 का चुनाव हुआ तो महागठबंधन, उसमें बहुत दिमाग में बात था कि भैया जिस लालू जी के खिलाफ आप कह रहे हैं उसी को महागठबंधन बना रहे हैं, ये भी लोगों का सवाल है। खासकर चंपारण की जनता का तो जरूर होगा, क्योंकि चंपारण में तो उस समय भी आप लोगों ने हम लोग को महागठबंधन को हराया था 2015 में। यही एक क्षेत्र है जो हम लोग नहीं जीते थे। चौथे चरण में चुनाव हुआ था और तीनों जिला मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, इसमें सिरे से महागठबंधन साफ हो गया। लेकिन दूसरे जगह चूंकि हम लोग जीते थे इसलिए सरकार में तो बड़ी बहुमत मिल गई। उस समय एक प्रयास हम लोगों ने किया था 7 निश्चय का। अब आप सही माने गलत माने कि भाई चुनाव जीत के आए तो वो आरजेडी के एजेंडे पर ना चले, जदयू के एजेंडे पर ना चले, कांग्रेस के एजेंडे पर ना चले, एक एजेंडा होना चाहिए जो जनता का एजेंडा है। और 7 निश्चय नीतीश कुमार ने नहीं बनाया, प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया। आपको याद होगा मोदी जी उस समय आकर घोषणा किए थे 1,25,000 करोड़ का पैकेज। तो जब मोदी जी घोषणा कर दिए तो सारा जितना राजनीतिक विश्लेषक है सब ने कहा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो भाजपा ही एकदम स्वीप कर देगी। तो समझिए कि 3-4 दिन तो हम लोग सन्नाटे में ही रहे, जब तो हार ही गए चुनाव। फिर मैंने बिहार में एक सर्वे कराया उस समय। ये अनुभव आपसे साझा करना चाह रहा हूं कि जनता की विद्वता पर जिसको भी डाउट है, लगता है कि जनता को पता नहीं है, तो एक सर्वे हम लोगों ने कराया। उसमें सवाल पूछा कि भाई जो नई सरकार बिहार की बने उसमें आपको क्या चाहिए? मोदी जी जो पैकेज दे रहे हैं ये चाहिए कि कुछ दूसरा चाहिए? आपको जानकर आश्चर्य होगा 40,000 गांव में सर्वे हुआ तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि भैया पैकेज में कितना जीरो है ये भी नहीं बुझा रहा है। 1,25,000 करोड़ लोगों को समझे में नहीं आया बात। ये समझ में आ रहा है कि बिहार में बेरोजगारी बहुत है, भैया एक कोनो उपाय लगवाएं। तो 7 निश्चय का पहला निश्चय था कि 18 से 35 साल के उम्र के जितने लड़के हैं जो रोजगार की तलाश में डिस्ट्रेस माइग्रेशन के लिए मजबूर है, उनको 1,000 रुपया का सहायता दिया जाए। और सिर्फ वादा नहीं किया गया, बजट में 12,000 करोड़ साल का प्रावधान भी किया गया। जब हम लोग गांव में गए तो लोगों ने बताया कि भैया 10वीं 12वीं तक तो गिरते पड़ते फिर भी पढ़ाई हो रहा है, 12वीं के बाद लड़कों को पढ़ाने का साधन ज्यादातर परिवारों के पास नहीं है। आंकड़े भी बताते हैं कि बिहार में सिर्फ 3% लोग ही कॉलेज में जाते हैं, जो पढ़ाई शुरू करते हैं उसमें सिर्फ 100 में 3 बच्चा ही कॉलेज तक पहुंचता है। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कही गई। अगर योजना लागू हो गई होती तो 12वीं के बाद किसी भी बच्चे को अपने घर से पैसा लेकर नहीं पढ़ना पड़ता। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है उसके आधार पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाया गया। जब हम लोग गाँव में गए तो देखे कि सरकारी चापाकल जो है उसी के घर के सामने गड़ता है जिसका सामाजिक राजनीतिक रसूख है। इसलिए हर घर नल की योजना बनाई गई कि भैया सबके घर में पानी नल से पहुंचे। उसमें इतना ना बंदरबाट कर दिया कि कुछ बचा ही नहीं उसमें। उस समय लोगों ने बताया था कि भैया ये सब फैक्ट्री वैक्ट्री बाद में लगेगा, कहा मोदी जी बड़ा बड़ा वादा किए थे कि फैक्ट्री वैक्ट्री लगेगा। लोग कहा सब छोड़िए ना, पहले गली या नाली में भैया आँच हो जाता है, एक पक्कीकरण करा दी। नालियों का पक्कीकरण, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं शायद ही कोई समझ पाएगा, बिहार में सबसे बड़ा इशू है नालियों का पक्कीकरण। और हमको जब पता चला भी इतने लोग क्यों बता रहे हैं कि नालियों का पक्कीकरण होना चाहिए, तो FIR का डेटा निकलवाया हमने, आंकड़ा निकलवाया, तो पता चला कि करीब करीब 27% FIR के जड़ में पानी की निकासी है। घर से पानी निकलता नहीं है, मारामारी हो गया, रोड काट दिया, गली काट दिया, झगड़ा हो गया, बड़ा आदमी कहता है कि ये दलित का बस्ती है, तुम इधर पानी मत निकालो, कोई आपस में 27% FIR देश में उस समय बिहार में जल निकासी से रिलेटेड है। हमको आपको यहाँ लगता है कि यार भैया जनता चाहती है कि फैक्ट्री लग जाए, फैक्ट्री चाहती है, लेकिन उसकी इमीडिएट कंसर्न जो है कि नालियों का पक्कीकरण हो जाए। ये सारे उस समय प्रोग्राम बनाए गए 7 निश्चय। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को एक आइडिया था कि भाई सरकार के पास तो इतनी क्षमता है नहीं, तो बिहार विकास मिशन बनाया गया। वो तय किया गया कि दुनिया भर से जितने लोग होशियार हैं जो आकर बिहार सरकार में जुड़कर
प्रोफेशनली मदद करना चाहते हैं इन 7 योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में, उसके लिए बिहार विकास मिशन बना। 7 निश्चय का बजट था 3.25 लाख करोड़ रुपया 5 साल में। अब देख लीजिए आप 15 के बाद, बीच में चुनाव हो गया, आप लोग एक बार वोट भी कर दिए, एक भी योजना लागू नहीं हुई। हम गए पंजाब चुनाव करने, नीतीश जी पलट के चले गए उधर भाजपा में, और उसी के साथ 7 निश्चय को भी डंप कर दिया उन्होंने। ये समस्या है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया 14 में नीतीश का मदद किए थे तो अब काहे कर रहे हैं, अरे भाई एक बार गलती होगी तो क्या करें, उसी गलती में जिंदगी बिताएं, इसलिए वापस आए, प्रयास कर रहे हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि एकदम हमको सब आता है या मैं सबसे ज़्यादा बेहतर सोच वाला हूँ, लेकिन अगर सोच में कुछ कमी भी है तो सोच को बेहतर बनाने का प्रयास है, सीखने का प्रयास है। नज़रिया ये है कि समाज में जाएं, समाज की मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो समाज को नोचना नहीं चाहता है, ऐसे लोगों को चुनकर लाएं जो समाज को लूटना नहीं चाहता है। मौका मिल जाए तो शायद समाज के लिए कुछ करें। अब हमारे पास कोई यंत्र तो है नहीं, आप पूछिए कैसे आपको पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। हमारे पास कोई यंत्र थर्मामीटर तो है नहीं कि लगा के बता दे, किसी के माथे पर लिखा नहीं है। लेकिन मैं गांव देहात में लोगों को समझाने के लिए बताता हूं कि जैसे दही में मक्खन है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसी दही को आप मथ दीजिएगा तो उससे मक्खन निकल आएगा। समाज भी वैसा ही है। समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, जरूरत इस बात की है कि उसको मथ कर निकाला जाए और उसके साथ एक व्यवस्था बनाई जाए, उसके पीछे एक ताकत लगाई जाए, उसको ये विश्वास दिलाया जाए कि भैया तुम ये कर सकते हो। ये जो पूरी पदयात्रा है, ये मुझे मेरी ताकत दिखाने का प्रयास नहीं है। मैं तो 100-150 आदमी के साथ पैदल चलता हूँ। ये आपको इतना बड़ा लाभ का दिख रहा है, लेकिन जब हम पैदल चलते हैं तो 100-150 लोग चल रहे होते हैं। तो लोग कहता है भैया रैली बड़का कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, एक ही बार 10,000-20,000 आदमी को बता देते। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही। ये मेरी क्षमता और ताकत दिखाने का प्रयोजन नहीं है, ये समाज को उसकी क्षमता और उसकी ताकत का एहसास कराने का प्रयास है कि आप में ये क्षमता है, कोई एक व्यक्ति बिहार को सुधार नहीं सकता है। मैं 2 मिनट में अपनी एक बात कह के खत्म करूंगा, फिर आपके सवाल लूंगा या आपके सुझाव। कई लोगों को, हमको, आपको जो लगता है, सबको मालूम है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगार, भुखमरी के शिकार लोग सब बिहार में ही हैं। आपको हमको समझना है कि ये स्थिति में हम लोग पहुंचे कैसे। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि लालू जी के राज में ये सब बर्बाद हो गया, नीतीश जी के राज में सुधरा, लेकिन इतना नहीं सुधरा। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आप बिहार के विकास के आंकड़ों को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50 के दशक में देश के टॉप 5 में जिस स्टेट की गणना होती थी, हम लोग का जो स्लाइड है, हम लोग का जो ढलान है, वो शुरू हुआ है 1965 से। 1965 के बाद कोई ऐसा साल नहीं गया है जब बिहार किसी न किसी विकास के मानक में दूसरे राज्यों से पीछे ना गया है। अब इस पर मैंने गहरा अध्ययन करके समझने का प्रयास किया कि भाई 65 के बाद बिहार में ऐसा क्या हुआ। तो आपको पता चलेगा कि 1967 में बने कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं। कर्पूरी जी का दौर है ये 65 से। तो 65 से 90 के बीच 35 साल में बिहार में 23 मुख्यमंत्री बने अलग अलग। हमको आपको भूल गए हैं हम लोग। यहां किसी से पूछेंगे तो कोई नहीं बता सकता है कि 25 और 5 बार प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ। तो राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर, कोई 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना, कोई 6 दिन के लिए, कोई 6 महीना के लिए, कोई 2 महीना के लिए, कोई 9 महीना के लिए, और दूसरे राज्य आगे निकलते गए, हम लोग पीछे छूटते गए। 90 में जिस दिन मुख्यमंत्री लालू जी बने, उस दिन का अगर आप आंकड़ा निकाल कर देखिएगा तो उस समय ही बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बन गया था। लालू जी के बनने के बाद तो और रसातल में चला गया, लेकिन लालू जी के बनने से पहले, और इस पर कोई यहाँ पर मंत्रणा, कोई चिंतन, कोई लेख आप देखेंगे नहीं कि हम लोग की जो ये दुर्दशा है वो एक दिन, एक दशक, एक नेता, एक दल का असर नहीं है। हम लोग 50-60 साल से दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ते जा रहे हैं।
इसीलिए इतने पीछे हो गए हैं कि नीतीश जी के आने के बाद कुछ सुधार जो हुआ है वो सुधार काफी नहीं है इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए। और नीतीश जी के भी दौर को आप दो हिस्से में देख लीजिए, तब आपको बात समझ में आएगी कि राजनीतिक अस्थिरता कितना उसका महत्व है विकास में। नीतीश जी का जो टोटल 17 साल का कालखंड रहा है, पहला उनका 2005 से लेकर 2012 तक जोड़ लीजिए, जिसमें आपको विकास होता दिखा ना भाई। पहले टर्म में सब आदमी कहता ना पहले टर्म में तो काम हुआ था, वो दो वजह से दिखा। एक तो एकदम अंधकार में रूम था तो एक छोटा चिराग भी जला तो रोशनी ज्यादा दिखी, और दूसरा उस कालखंड में बिहार में राजनीतिक स्थिरता थी। जो दो दल साथ में थे वो एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध थे, ईमानदार थे, और उनका फोकस था विकास। 12 में जब मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ देश के स्तर पे, वहां से बिहार का दुर्भाग्य फिर शुरू हो गया। अब मोदी जी को इसका मैं दोष नहीं दे रहा हूं, हुआ ये कि अब नीतीश कुमार जी और मोदी जी में जो खींचतान शुरू हुई 12 से, तो 12 से 22 के बीच में पिछले 10 साल में ये सरकार का 6वां प्रयोग है, 6th गवर्नमेंट है ये 12 के बाद। तो नीतीश कुमार वही हैं, व्यक्ति वही है, लेकिन परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अब उनकी प्राथमिकता यह है कि हम कुर्सी कैसे बचाएं। और जब 5 में 6 में 7 में थे तो उनकी चिंता थी कि भाई हम डेवलपमेंट करके दिखाएं, हमको आगे प्रधानमंत्री बनना है या आगे जाना है तो हम बिहार में कुछ अच्छा करेंगे। ये फर्क समझिए, जब राजनीतिक अस्थिरता का माहौल होता है तो उसका खामियाजा विकास के तौर पर हमको आपको भुगतना पड़ता है। तो अंदाजा लगाइए कि 65 से 90 के बीच में जो राजनीतिक अस्थिरता रही होगी उसकी कितनी बड़ी कीमत बिहार के लोगों ने चुकाई होगी। जो नेता है वो सोच रहा है कि हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहे, और जो विपक्ष में सोच रहा है कि वो कैसे उलाट के हम बन जाए। तो विकास कौन देख रहा है, अफसर कौन चिंता कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति या दल दावा करता है कि हम आएंगे, हमको वोट दे दीजिए, हम ठीक कर देंगे, तो आप लिख कर रखिए, दो ही बात हो सकती है। या तो उस आदमी को समझ नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, ये 60-70 साल का अंडर परफॉर्मेंस है, 13 करोड़ लोगों के जीवन का सवाल है, या फिर वो सिरे से हमको आपको मूर्ख बना रहा है, जीतने के बाद वो भी कुछ नहीं करने वाला है। अगर आप हमको वोट दे दीजिएगा, हम दल बना ले, हमको वोट दे दीजिएगा, तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक समाज नहीं जगेगा, आप नहीं समझिएगा, तो कैसे सुधरेगा? नहीं सुधर सकता। 5 बरस हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ भी हम सब लोग कहेगा कि भैया भ्रष्टाचार है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, उद्योग नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन जब यह वोटवा देने जा रहे हैं तो उस दिन दूसरे को चीज लौक रहा है, जात और हिंदू मुसलमान। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं कि भैया अपना जात वाले को दे दो, और नहीं तो सोचता है कि जात से कहीं बचा तो हिंदू मुसलमान के नाम पर फंस गए, इससे भी बचे तो भारत पाकिस्तान के नाम पर फंस जाइएगा। मोदी जी को हम लोग इतना वोट दिए हैं, अरे दिए हैं तब न प्रधानमंत्री बने हैं। चंपारण लोग कहता है कि भैया हमको नेताजी ठग लिए। आप में से भी ज्यादातर लोग नेता से इतना चला के वोट ले लेता है, ठग के चला जाता है। लेकिन आप हमको बताइए, हम सबसे पूछ रहे हैं कि आपको कोई 1 बार ठगेगा, 2 बार ठगेगा, ऐसा कैसे है कि आपको 5 बार ठग रहा है? पहले उसका बाबूजी ठगता था, उसका बेटा भी ठग रहा है आपको। अरे कुछ तो गलती हमनियों में ना बा भैया, हमने के भुला जाता नहीं, जो दिन जैया वोटवा देवे जाता नहीं, दिन भुला जाता नहीं जाके अस्पताल नहीं खे, कोरोना में बाबूजी बीमार रहन तो ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलल रहे, चाहे लड़का के रोजगार नहीं खे मिलल, चाहे अस्पताल में जगह नहीं खे, स्कूल में पढ़ाई नहीं खे, वो दिन सब भुला जाता। पुलवामा पर बम गिर गए, भैया चलो पुलवामा, सब देश के सब उसी नाम पर वोट दे दिया। तो मेरे भाई, जो पुरानी कहावत है कि अगर आप बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आम कहाँ से खाइएगा? एगो प्रशांत किशोर आ जाए कि 100 प्रशांत किशोर आ जाए, जब तक आप और हम सही आदमी का वोट नहीं करेंगे तो कैसे सुधरेगा? नहीं सुधर सकता। इसीलिए लोगों को हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि भैया वोट नहीं मांग रहे हैं, हमको इसका नेता नहीं बनना है, ये व्यवस्था खड़ी करनी है जिसमें कुछ अच्छा लोग चुन कर आवे। लोग सब कहता है भैया विकल्प ना रहे से देते रहे, तो विकल्प बनाइए। अरे तो विकल्प हमारे बनाने से होगा? विकल्प तब न होगा जब समाज के लोग मिलकर विकल्प बनाएं। प्लेटो ने कहा बहुत पहले, आज से सैकड़ों साल पहले,
If you do not participate in democracy, be ready to be ruled by your inferior. अगर आप लोकतंत्र में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी आप पर शासन करेगा। तो जो समाज में अच्छा है तो कहता है भैया ये तो हमको राजनीति में नहीं पढ़ना है। अरे भाई तो फिर काहे गाली दे रहे हो? जब अच्छा आदमी आएगा ही नहीं तो कोई बेवकूफ ही तो राजा बनेगा। तो जितने दोषी वो लोग हैं उतने दोषी हम और आप भी हैं। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमको क्या हक है कहने का कि ये आदमी बेवकूफ है, हमारे क्लास में फेल होता था मंत्री बन गया है। अरे आप फर्स्ट करते थे तो आपको कौन रोक रहा है करने के लिए? अब उसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं। लोग कहेंगे भैया आप सब आदमी कैसे लड़ेगा चुनाव, वोट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, जाति बहुत है, संगठन कहाँ से आएगा। हमारा बस इतना ही रोल है कि आपको वो विश्वास दिलाएं कि भैया वो सब चिंता मत कीजिए। अगर आप में क्षमता है, अगर आप में वो जज्बा है, अगर वो सोच आप में मरी नहीं है, आप चाहते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो बताइए। उसके पीछे वो व्यवस्था, शक्ति, ताकत, संसाधन जो लगाना है वो हम लगाएंगे। लेकिन आपको समाज को जग कर वो प्रयास करना पड़ेगा। और जब वो लोग आपके विकल्प के तौर पर आपके सामने आए तो उस दिन जाति, धर्म, भारत, पाकिस्तान, मोदी, नीतीश, लालू, प्रशांत किशोर से ऊपर उठकर आपको अपने और अपने बच्चों के लिए वोट करना है। नहीं कीजिएगा तो आपका जो दुर्दशा है वो तो है ही, आपके हमारे बच्चों को भी इसी दुर्दशा में जीवन बिताना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता है हम लोग को। कोई बाहर से, केरल से और तमिलनाडु से आदमी आकर बिहार को बचाने वाला नहीं है। हम लोग लेबर सप्लायर पूरे भारत के बने हुए हैं। हम लोग यहाँ टीवी फ्रिज नहीं बनाते हैं, मोटरसाइकिल कार बिहार में नहीं बनता है, सीमेंट स्टील नहीं बनता है, बिहार में कुछ नहीं बनता है। बिहार में हम लोग एक ही चीज बना रहे हैं, मजदूर बना रहे हैं लोगों। देश में जिसको भी मजदूर का जरूरत है कहता है जाओ भैया बिहार से 100 को पकड़ के ले आओ, है ना। पंजाब में खेत नहीं कट रहा है, बिहार से पकड़ के ले आओ। केरल में काम रुक गया, बिहार से पकड़ के ले आओ। कश्मीर में रोड नहीं बन रहा है, बिहार से पकड़ के ले आओ। तो हम लोग लो ग्रेड लेबर के सप्लायर बन गए। कि देखिए आपके धूल का हालत कि मेरा खांसी रुक नहीं रहा है। हम तो 10 दिन 15 दिन चल रहे हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी क्या दशा है। हम एक दिन चले हैं, ये बेतिया नवलपुर एक रोड है, 15 साल से खराब है। आप तो गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता होगा, गांव में तो उससे भी हालत खराब है। लेकिन बेतिया नवलपुर रोड में नीतीश, हाँ, लक्ष्मीपुर हाई स्कूल में हमको लोगों ने बताया कि नीतीश जी आए थे, किसी ने शायद जूता चप्पल चला दिया तो गुस्से में उन्होंने कहा कि अब ये रोड बनने ही नहीं देंगे। 25-27 किलोमीटर का रोड है और करीब करीब 5-5.5 लाख लोग वहां रहते हैं उस रोड के दोनों साइड। लोग बता रहे हैं कि वहां टीबी का इंसिडेंट 30 से 40% बढ़ गया है धूल के मारे। 15 साल हो गए। हम 2 दिन चले हैं और उसके बाद से सब दवा खा रहे हैं, खांसी रुकिए नहीं रही है। समझिए कि लोग किस दुर्दशा में वहां रह रहे हैं, जो परमानेंट वहीं रह रहा है। और आज से नहीं 15 साल से हमको लोग बताया कि विधायक अपना कपड़ा वपड़ा खोल के भी पैदल उधर चले थे उसी रोड पर, फिर भी रोड नहीं बन रहा है। काहे? लेकिन उसी क्षेत्र से जब लोगों ने कहा था, हमने पूछा इसी क्षेत्र से कौन जीता है, नीतीश कुमार का एमपी जीता है। तो ये इसके लिए दोषी कौन है? जब नीतीश कुमार रोड नहीं बनवा रहे हैं 15 साल से, फिर भी आप नीतीश कुमार का एमपी जिताकर भेज रहे हैं। वहां पर जो एमएलए है वो तीसरी बार जीता है। एक बार में कोई ठगा भैया, 3 बार एमएलए जीता है तो काहे दिए वोट? ए भैया, लालू जी के जंगल राज के डर से हम लोग को कितना खराब है तो उतना नहीं ना खराब है। अरे भाई, तो लालू जी के जंगल राज में और इस राज में अब बहुत फर्क नहीं रह गया है। हम रोज एक हिस्सा सुनाते हैं, यही रामनगर में आए थे, हम बहुत लंबा बोल गए, खत्म करेंगे, हम खत्म कर रहे हैं, फिर आपको एक लाइन और ऐड कर दे रहे हैं। हम आए यहाँ रामनगर में तो एक किसी ने बताया भैया वो आदमी है हजाम, सैलून चलाता है, बड़ा होशियार आदमी है, पूछिए ना इससे। तो उससे पूछेगा चाहिए बताओ कि 32-35 साल से यहाँ सैलून चलाते हो, लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क है? तो बोला ये भैया हम तो सैलून चलाते हैं, अपने भाषा में बताएंगे, दोनों के राज में कोनो फर्क नहीं है। जनता का हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बन रहा है। फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधी हजामत बनाता था और नीतीश कुमार के राज में अधिकारी हजामत बना रहा है। लालू जी के राज में अपराधी रात में गौन लगाकर लूटता था और नीतीश के राज में अधिकारी जो है कलम लगा के दिन में लूट रहा है।
और जैसे लालू जी के राज में एक समय आ गया था जब अपराधी डरता नहीं था, अगर पकड़ा भी गया तो जाओ जो करना है कर लेना, वही हाल नीतीश जी के राज में अब अधिकारियों का हो गया है। पैसा मांगता है, कहते जाए कंप्लेन कर देता है, जाओ जीके देख रहा भेज तो कर लिया, सुधरे वाला नहीं थे। तो ये करीब करीब वही जंगल राज, वो अपराध का जंगल राज था, ये अधिकारियों का जंगल राज है। और ये इसलिए है कि नेताओं के मन से, जनप्रतिनिधियों के मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। उसको मालूम है कि जनता 5 वर्ष गाली दे के भी वोटवा हम ही को देगी। नीतीश कुमार का एमपी हार गया होता तो उनको देखिए नवलपुर का रोड बन जाता। अब रोड नहीं बना रहे हैं फिर भी आप जीत रहे हैं। सांख्यिकी वाले लोग कर रहे हैं प्रदर्शन फिर भी वोट पड़ रहा है। टीचर जी लोग बदमाश घूम रहे हैं, 4 लाख टीचर डंडा भी चलवा रहे हैं फिर भी वोट पड़ रहा है। तो काहे लिए आपका काम करेगा? हमको वोट दे दीजिएगा, हम भी नहीं करेंगे काम। लोकतंत्र के मूल में जो बात है कि हर 5 वर्ष पर आपको वो परीक्षा पास करनी है कि आपने काम किया कि नहीं किया, वो बिहार में कहीं ना कहीं शिथिल या धूमिल पड़ गई है। आधा आदमी भाजपा को इसलिए वोट दे रहा है कि वो लालू जी के अपराध और जंगल राज से डर रहा है, और आधा आदमी लालू जी को इसलिए वोट कर रहा है, जितने हम लोग के मुसलमान भाई हैं, कि भैया कुछ हो जाए भाजपा को तो नहीं न दे सकते हैं। अरे तो आप भाजपा को दे नहीं सकते हैं, आधा आदमी है तो आ रहा है कि हम लालू को दे नहीं सकते, तो दोनों को फ्री का वोट मिल रहा है, तो काहे के लिए काम हो? आप आए, सुने, आपको हमने खाने पर बुलाया है, भाषण बहुत ज्यादा हो गया। अगर आपके कोई प्रश्न है, सुझाव हैं तो बेझिझक आप दे सकते हैं।